जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है सभी बच्चों को शुभ आशीष। बच्चों, इसमें वन लाइनर प्रश्न उत्तर है, वन लाइनर भी है और कुछ सॉल्व करके भी थोड़ा हल्का फुल्का तो छोटे छोटे हैं उनको करके दिखाया है। जो कक्षा 10 की हाई स्कूल की परीक्षा देने जा रहे हैं इससे बच्चे, उनके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब हम सीधे चलते हैं प्रश्नों पर बिना अतिरिक्त किसी भूमिका के। तो यहीं से शुरू करते हैं। आज चूंकि महाशिवरात्रि है तो भोलेनाथ का नाम लेकर के आगे बढ़ते हैं। पधारे हैं शिव शंकर मन के द्वारे, पधारे हैं शिव शंकर मन के द्वारे, उमापति गौरा के प्यारे, पूरी करेंगे हरि अभिलाषा दिल की, दूर करेंगे जीवन के अंधियारे, दूर करेंगे जीवन के अंधियारे। आगे बढ़े। चरण बंदन मैया का करके गुरुवर का आशीष लिया, शुभकामनाएं उन सबके साथ जो देख वीडियो सब सीख लिया। पूर्ण हो सब स्वप्न आपके जो आपने दिल में बसाया है, सफल हो जाएं आप सब इसलिए वीडियो बनाया है। अब सीधे मुद्दे पर, यानी क्या है। तो जो 20 नंबर का वो एमआर सीट में आप लोगों को भरने के लिए आता है बच्चों, तो एक एक नंबर का आता है। बिल्कुल रट लीजिए, यही इसी तरह के प्रश्न आएंगे प्रायिकता से। एक परीक्षण में सभी घटनाओं की प्रायिकता का योग 1 होता है। दूसरा सवाल, एक पासे को जब एक बार फेंकने पर, एक पासे को एक बार फेंकने पर एक भाज्य या अभाज्य संख्या के प्राप्त होने की प्रायिकता हमेशा 1/2 ही होगी, यानी आधा ही होगा, 50%। यदि 20 संख्याओं का समांतर माध्य 12 है तो संख्याओं का योग हमेशा जो समांतर माध्य है और जो संख्या उनका आपस में गुणा कर दो, यानी 20 × 12 = 240। यदि 30 संख्याओं का समांतर माध्य 22 है, जैसे उसको 20 संख्याओं का योग बताया 240। यदि 30 संख्या है और उसका समांतर माध्य 22 है तो संख्याओं का योग 30 × 22 मतलब 660 होगा। और यदि 25 संख्याओं का समांतर माध्य 16 है तो संख्याओं का योग 25 × 16 = 40, मतलब आपको केवल गुणा करना है, वही उसका योग हो जाएगा। फिर यदि 4, 7, 8, 6 और यक्ष का समांतर माध्य 6 है तब यक्ष का मान बताइए। समांतर माध्य अब आप यहाँ देखिए 4, 7, 8, 6 और यक्ष, यानी कुल 5 संख्याएं हैं। तो आप सीधा से लिखिए 4 + 7 + 8 + 6 + यक्ष और /5, क्योंकि ये 5 संख्या है तो /5 और बराबर 6, यानी जब इसको /5 कर दोगे वही समांतर माध्य हो जाता है। अब 4, 7, 11, 8, 19 और 6, 25 + यक्ष /5 = 6। अब 25 + यक्ष = 5 × 6 तिरछा गुणा हो जाएगा, यानी 25 + यक्ष = 5 × 30। तो यक्ष = 30 - 25 = 5, यक्ष की वैल्यू 5 होगी। आगे दिए गए आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। 25, 21, 17, 16, 19, 23, 18, 25, 15, 12 और 17। अब यहाँ पर सबसे पहले नंबरों को आरोही क्रम में लगाएंगे। तो सबसे पहले 12, फिर 15, फिर 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, फिर 25 चूंकि 2 बार है तो फिर 25, फिर 27। अब कुल पद गिनते हैं तो 11 है। देखो 12, 1, 15, 2, 16, 3, 17, 4, 18, 5, 19, 6, 21, 7, 23, 8, 25, 9, फिर 25, 10 और 27, 11। यहाँ पर पदों की संख्या चूंकि 11 है तो माध्यिका बराबर पदों की संख्या +1/2, जो ये पद आए वही पद होगा। यानी 11 पद और 11 में 1 जोड़ा गया तो 12, 12/2वां पद हो जाएगा, यानी माध्यिका 6वां पद होगा। और 6वां पद आप गिनिए 19 आता है, माध्यिका बराबर 19, यानी 12, 15, 16, 17, 18 और 19। 19 6 नंबर पे लिखा है, मतलब 19 है इसकी माध्यिका। आगे बहुलक माध्यिका और माध्य में से माध्य को आलेखीय विधि द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, यानी आलेखीय विधि द्वारा इसको नहीं ज्ञात कर सकते। वर्ग अंतराल का मध्यमान, यदि आपको वर्ग अंतराल दिया है तो वर्ग अंतराल का मध्यमान क्या होता है? निम्न सीमा + उच्च सीमा /2। निम्न सीमा यानी जैसे वर्ग अंतराल दिया है 20 से 40, तो निम्न सीमा 20 हो गई और उच्च सीमा 40 हो गई। और 20 और 40 को जोड़ करके आधा कर दो, 20, 40, 60, 60/2 यानी 30, यही होगा। आगे यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 था, बहुलक 45 है, तब माध्य क्या होगा? इसके लिए बहुलक बराबर होता है 3 × माध्यिका -2 × समांतर माध्य। अब बहुलक यहाँ आपका दिया है 45, तो 45 बराबर 3 × माध्यिका और -2 × 27, क्योंकि समांतर माध्य 27 दिया है। अब 45 बराबर 3 × माध्यिका और -2 × 27 हो गया -54, है ना। अब 54 को पक्षांतर कर लीजिए तो 45 और +54, चूंकि इधर माइनस है तो इधर पक्षांतर प्लस हो जाएगा। तो 45 + 54 बराबर 3 × माध्यिका। तो माध्यिका बराबर 45 और 54 जोड़िए 99, 99/3, क्योंकि 3 × माध्यिका है ना।
तो माध्यिका वहां माध्यिका के साथ 3 का गुणा है तो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, यानी इसकी 3 से जब कट करेंगे तो 33 या 99 यानी माध्यिका 33 होगा। फिर आगे बढ़े, संचयी बारंबारता तालिका से माध्यिका निकालते हैं। ये जो दिक्कत है लिखा है ये गलत लिख गया है, निकालते हैं, संचयी बारंबारता तालिका से माध्यिका निकालते हैं, यही सत्य होगा। 12वां सवाल, यदि किसी बिंदु का भुज ऋणात्मक हो तो वह द्वितीय तथा तृतीय चतुर्थांश में हो सकता है। भुज मतलब यक्स, अगर जो ऋणात्मक है तो द्वितीय या फिर तृतीय चतुर्थांश में ही होगा वो। और यदि किसी बिंदु के दोनों निर्देशांक धनात्मक है तो वो प्रथम चतुर्थांश में, चूंकि प्रथम में सभी धनात्मक होते हैं। तृतीय चतुर्थांश में भुज तथा कोटि के निर्देशांक जो होते हैं वो दोनों माइनस में होते हैं, यानी यक्स और वाई दोनों तृतीय चतुर्थांश में माइनस होते हैं। वह बिंदु जिसके भुज व कोट विपरीत चिन्हों के हैं तो वह द्वितीय है, क्योंकि यहाँ पर द्वितीय चतुर्थांश में और चतुर्थ चतुर्थांश में, द्वितीय में क्या होगा आपका यक्स माइनस होगा और वाई प्लस होगा, और चतुर्थ चतुर्थांश में चतुर्थ में यक्स प्लस होगा और वाई माइनस होगा। आगे, दो संख्याओं का एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक 23 तथा लघुत्तम एलसीएम 1449 है। यदि एक संख्या 161 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका सीधा सरल फार्मूला है बेटा, एचसीएफ यानी लघुत्तम समापवर्तक गुणे महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ महत्तम समापवर्तक, एलसीएम लघुत्तम हो गया, बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब आपको यहाँ जो एचसीएफ दिया है 23 और एलसीएम दिया है 1449, दोनों का गुणे और बटे जो एक संख्या दी है 161 से भाग दे दीजिए। अब 161 और 1449 को जब भाग देंगे तो आएगा 9, 161 9 1449। अब आपका बच गया, बराबर हो गया 23 गुणे 9। अब 23 गुणे 9 आ गया, 23 गुणे 9 बराबर 207, इसलिए दूसरी संख्या 207 होगी। अगला, संख्या 20,570 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो 20,570 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 17 होगा, 17 हो जाएगा। अब आगे 18वां, अभाज्य गुणनखंड विधि से 12, 15, 21 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो 12 का अगर जो हम गुणनखंड करें तो 2 गुणे 2 गुणे 3 2 दूनी 4 12, 15 को करेंगे तो 3 गुणे 5 3 15, और 21 का करेंगे तो 3 गुणे 7 21 हो जाएगा। अब अभाज्य गुणनखंड करने पर अतः एचसीएफ जो इसमें हमारा कॉमन है, तीनों में आ रहा है 3, यानी तीनों 3 से कटेंगे तो एचसीएफ तो 3 हो गया। एलसीएम आपका 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 5 ये हो जाएगा, यानी 2 दूनी 4 12 और 12 से 84 पंचे 420 है ना, 420 हो गया। आगे, वह संख्या जिसके प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक को लिखा जा सकता है वह 2 यम है, अर्थात इसमें यम को आप 1 2 3 कुछ भी रखें और उसको 2 से गुणा करेंगे तो हमेशा वो सम संख्या ही आएगी। और फिर वह संख्या जिसमें प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक को लिखा जा सके वो 2m + 1 है। क्यों? क्योंकि 2m लिखोगे तब तो सम आएगा ही, और +1 कर दीजिए वो विषम हो जाएगा, कोई भी संख्या लिखिए। आगे, ठोस ज्यामितीय आकृतियों में प्रायः फलक को यफ से, शीर्ष को वी से तथा कोरों को ई से, कोर मतलब किनारा, शीर्ष मतलब कोना और यफ माने फेस, प्रदर्शित होता है, यानी फेस, बेटीज एंड एज, तो इसे प्रदर्शित करते हैं। घनाभ तथा घन प्रत्येक के लिए 6 फलकें, यानी उसकी जो फेस होगा वो 6 होगा, 8 शीर्ष और 12 कोरें होती हैं। आगे, प्रिज्म यानी त्रिभुजाकार के लिए जो प्रिज्म होता है के लिए 5 फलक, 6 शीर्ष तथा 9 कोरें होती हैं। 24वां सवाल, पिरामिड आयताकार आधार का अगर जो पिरामिड है तो के लिए 5 फलकें, 5 शीर्ष तथा 8 कोरें होती हैं। अगला, घनाभ घन प्रिज्म तथा पिरामिड प्रत्येक के लिए जो ये फार्मूला है v + f, मैंने v मैंने वर्टीज प्लस f मैंने फेस इक्वल टू e मतलब एज मतलब किनारा +2, यही संबंध सत्य है। किसी वस्तु द्वारा घेरे गए कुल स्थान की माप आयतन द्वारा की जाती है तथा इसका मात्रक घन इकाई मतलब घन सेंटीमीटर या घन मीटर, घन किलोमीटर, जो भी होता है, जो यूनिट दिया हो वही होता है। आगे, यदि 2 त्रिभुज आकृति और आकार में समान है तो वो सर्वांगसम होंगे, यानी उनकी आकृति और आकार समान है तो वो सर्वांगसम होंगे। यदि ये बी सी और ए एक्स वाई जेड सर्वांगसम है तो उन्हें हम ए बी सी और ए एक्स वाई जेड लिख सकते हैं। अगला, त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुजों के शीर्ष, कोण और भुजाएं जो एक दूसरे को पूर्ण रूप से ढक लेती हैं क्रमशः संगत शीर्ष, संगत कोण और संगत भुजाएं कहलाती है। यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक दूसरे की संगत भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। और संक्षेप में से
भू 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 मतलब भुजा भुजा भुजा, यानी अंग्रेजी में यस 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 यानी साइड 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 किस सर्वांग समता कहते हैं। अगला, यदि दो त्रिभुजों की दो संगत भुजाएं और उनके बीच के कोण समान हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे और इसको कहेंगे भू को भू यानी भुजा कोण भुजा, यस ए यस यानी साइड एंगल साइड की सर्वांग समता कहते हैं। अगला, यदि एक त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के कोण और संगत भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं और इसे भू को भू ने भुजा कोण भुजा, यहाँ आगे को नहीं, को के बाद भू नहीं लिखा लेकिन भू को भू होगा, यानी एंगल साइड एंगल की सर्वांग समता कहते हैं, सर्वांग समता। यदि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण और उसकी और एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण और भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे और इसे सा का भू यानी सा का भू RHS राइट हैंड नहीं कहा जाएगा, राइट हाइपोटेनियस साइड, राइट हाइपोटेनियस साइड, साइड कर्ण भुजा, साइड कर्ण भुजा, तो ये इसका हो जाएगा, है ना। अगला 34, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल हमेशा 180 होता है, त्रिभुज कैसा भी बना हो। सभी सर्वांगसम त्रिभुज समरूप होते हैं लेकिन समरूप त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होता, यानी रूप एक समान हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं कि वो सर्वांगसम हो। लेकिन यदि सभी सर्वांगसम त्रिभुज जितने सर्वांगसम हैं उनका रूप एक समान होगा, वो एक समान होंगे, समरूप होंगे। आगे बस हमारा ये समाप्त हुआ और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है जरूर कमेंट करके बच्चा लोग बताइएगा और फिर मैं प्रयास करूंगा और आप लोगों के मदद के लिए, आप लोगों को जल्दी से जल्दी तैयार करने के लिए ऐसी वीडियो में फिर बहुत जल्द लेकर के आऊँगा। धन से नहीं मन से अमीर रहें, संचार नहीं विचार से प्रबल रहें, प्रभाव नहीं स्वभाव से साथ रहें, ये एक मोटिवेशनल बात है। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।